10 लाख रुपया लगाया था हमने और 8 लाख बचा, तो 2 लाख रुपया जो मेरा है वो किसके पास गया? इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन था, ये अच्छा टॉपिक लगा मुझे। आज का टॉपिक यही है। मान लेते हैं कि आपने जो है ना 10 लाख का एक प्लॉट खरीदा कोई, तो 10 लाख वैल्यू हो गया, प्लॉट खरीद के होल्ड कर लिए। फिर 3-4 साल के बाद न्यूज आता है कि हाईवे निकल गया वहाँ पे, तो किसी दूसरे को देखते हैं कि एक प्लॉट खरीदा किसी ने 15 लाख का। तो अब तो मन में आप मान चुके हैं ना कि आपका भी प्लॉट 15 लाख का हो गया, किसी ने बगल में 15 लाख का खरीदा। फिर एक न्यूज आता है 2-3 साल के बाद, बगल में ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स खुल रहा है, तो किसी ने और कोई खरीदा, तो वो 20 लाख रुपया का खरीदा, P3 प्लॉट 3 खरीद लिया। तो अब आप सोच रहे हैं कि हमारा प्लॉट तो अब वैल्यूएशन 20 लाख का हो गया है। फिर कुछ सालों के बाद एक मैसेज आता है कि वहाँ पे ना कचरे का ढेर हो गया है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा गंदगी है कि कोई जो 15 लाख में प्लॉट खरीदा था वो 12 लाख में बेच दिया घाटा लगा के। तो घाटा अगर 12 लाख में बेचा तो घाटा किनको हुआ? ये 15 लाख में जो खरीदा था, 15 लाख में खरीदा और बेचा उनको 12 लाख में, तो 12 लाख तो इनके पास आ गया। तो इनको घाटा क्यों हुआ? क्योंकि इससे इन्होंने महंगा खरीदा था, इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। मतलब ये 20 लाख में जब खरीदा तो घाटा किनको हुआ? इनको, जो 15 लाख में खरीदा और 12 लाख में बेचा। तो ये जो पैसा इनका जो गया, जिनसे भी खरीदा था, जिस प्लॉट वाले से खरीदा तो उनके पास पैसा गया, तो महंगा खरीदा, इसलिए इनको घाटा लग रहा है। अब फिर 1 साल के बाद मैसेज आता है कि कचरा का जो ढेर था ना, उसको चारों तरफ से घेर दिया गया सीमेंट से, अब कोई नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कोई प्लॉट बिकता है 22 लाख का, प्लॉट नंबर 4। तो अब जितने भी प्लॉट वहाँ पे आसपास बिके हुए हैं, तो सबको लग रहा है कि मेरा वैल्यूएशन जो है 22 लाख का हो गया। हुआ नहीं है, ये 10 का ही है, लेकिन महसूस हो रहा है कि 22 लाख का हो गया। जब बेचेंगे, जिस दाम में एग्जीक्यूट होगा वही आपका प्राइस होगा। तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 22 लाख का है, तो सभी लोगों के पोर्टफोलियो पे वो 22 लाख दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ही आपके पोर्टफोलियो पे वो कैलकुलेट होके वहाँ पे आता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखा जाए कि मेरा पोर्टफोलियो जो है पहले क्या था और अब, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से अब क्या हो गया। अभी यहाँ पे 1 करोड़ 17 लाख दिख रहा है, लेकिन ये कभी 1 करोड़ 41 लाख था, तो 24 लाख रुपया का नुकसान मुझे दिख रहा है। मैं बेचूंगा तो वो जो पैसा आएगा अकाउंट में उस हिसाब से होगा। अभी मैं नहीं बेचा हूँ तो लॉस बुक नहीं हुआ है। फिर से अगर टाइम देते हैं और इसी तरह से जैसे यहाँ के प्लॉट में वैल्यूएशन ऊपर नीचे हुआ, उस हिसाब से अगर टाइम देंगे तो फिर से पोर्टफोलियो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं पहले भी बताया हूँ कि मान लेते हैं कि 50% पूरे हिस्सेदारी मार्केट में साधारण इन्वेस्टर का है और 50% वही eastindia.com, उसमें से 25-25 करके रखा है। आपस में खरीद बिक्री कर करके वैल्यूएशन को ज़्यादातर कम करते हैं। अभी 1950 से पहले जो भी वेल्थ था धरती का, वो 99% eastindia.com के पास था। तो वो सारा पैसा मार्केट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, राजनीति में, हर जगह पे, एजुकेशन सिस्टम में, हर जगह पे लगा पड़ा है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 2 लाख रुपये मेरा कहाँ गया, या जो भी पोर्टफोलियो में लॉस हुआ वो कहाँ गया? तो कोई ना कोई जो सेल किया, कोई ना कोई बाय किया, आपस में किसी न किसी के इन्वेस्टर के खाते में है। अब वो इन्वेस्टर साधारण इन्वेस्टर भी हो सकता है, eastindia.com का दादा पोता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पैसा किसी न किसी के खाते में ही गया है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि कौन सेल कर रहा है और किसको बेच रहा है, ये जानकारी इन्वेस्टर को होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे ए अगर बेचा A2 को, तो आपस में नाम होना चाहिए। जैसे A3 A4 को बेचा, वो नाम आना चाहिए। जैसे कि OLX पे कोई चीज़ बेचते हैं, A B को बेचा या C D को बेचा, तो फ़ोन पे बात करते हैं ना भाई, चेयर खरीदना बेचना है, AC बेचना है, पंखा बेचना है, मोबाइल से कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी जब सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बोलते तो यही है कि शेयर मार्केट में कोई एक दूसरे को चीज़ बेचते हैं। तो वो जो बेचते हैं, किसको बेचा किसको नहीं बेचा, वहाँ नाम आना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में पता चलेगा, वो जो चालबाज बैठा हुआ है हर बार जानबूझ के जो गिराता है, तो ज़्यादातर बाय उसी को हो रहा है, सेल उसी को हो रहा है, बार बार नाम उसी कंपनी का आ रहा है। कंपनी घूम फिर के नाम चेंज हो सकता है। जब नाम आएगा तो थोड़ा सा क्लियरिटी और आएगा कि ज़्यादातर पैसा किसके पास जा रहा है। यहाँ पे एमफी सेबी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा शेयर जो भी हम बाई सेल करते हैं वो किससे आ रहा है, किसको जा रहा है, उसका नाम जरूर हमारे पास होना चाहिए। शेयर के केस में तो डायरेक्ट मेल पे आ जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड के केस में एएमसी के साइट पे, वेबसाइट पे एक्सेल सीट हो और वहाँ सारे इन्वेस्टर से किसको किसको जा रहा है उसका लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अंत में हम सब लोग यही जानते हैं शाब्दिक अर्थ के अनुसार कि शेयर मतलब हम किसी से लेते हैं, खरीदते हैं और किसी से बेचते हैं। तो किससे खरीदते हैं और किससे बेचते हैं उसका जानकारी एक साधारण इन्वेस्टर के पास होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आज के सिचुएशन में देखते हैं जो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है सबका।
2008-9 में इसी तरह हुआ, 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये दोनों अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इन गिरावटों को भी लोग भूल चुके हैं। जो इन्वेस्टर कंटिन्यू किए हैं, आप पीछे का चीज़ याद नहीं करते हैं, आज वाला ही दिन याद रखते हैं। ठीक उसी तरह आज जो गिरावट दिख रहा है ना, 2-4 साल में आप इसको भूल जाएंगे। पीछे जितना गिरावट हमने 4-5 देखा है वो याद नहीं रहता है। अभी करंट सिचुएशन में आपको पैनिक मचा रहा होगा कि इतना पोर्टफोलियो लॉस हो गया, दुखी हो रहे होंगे, लेकिन टाइम जैसे बीतेगा सब कुछ भूल जाएंगे। यहाँ पे जो भी लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछले 2-3 साल में, तो ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो SIP में चल रहे हैं उनको गिरावट परसेंटेज में कम दिख रहा होगा। ये दोनों तरह का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कंटिन्यू करना है और इस सिचुएशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी 2-3 साल पहले से जो इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा ना, आपको 30% उससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको दिखता होगा। इसी तरह से कंटिन्यू हो तो हमेशा फिर 30% के रिटर्न से तो दिखेगा, तो 15,000 15 साल 15% के रेट से 1 करोड़ नहीं बनेगा, 2-3 करोड़ रुपया बन जाएगा अगर इस तरह से चला। लेकिन इस तरह से चलता नहीं है, ऊपर नीचे होएगा। इसके वजह से एवरेज आपको 15% का रिटर्न दिखता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे टॉप में निपॉन स्मॉल कैप का 19% का रिटर्न दिख रहा है, और सबसे लास्ट में जो है रिटर्न जो है बॉटम में 11.63। एवरेज अगर देखते हैं 15.63 का। हमेशा इस तरह से नहीं चल सकता है, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। हमें एवरेज चाहिए 12 से 15, वो मिल जाता है। अब कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, 10 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ 10 से 15 साल के लिए, सजेस्ट करें कौन सा फंड लो। देखिए, यदि आपके पास सिर्फ वन टाइम पैसा लगाना है और SIP नहीं लगाना है, तो यहाँ पे उस वन टाइम पैसे को SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखना चाहिए। अगर मेरे पास 10 लाख होता और मैं इसके अलावा पैसा नहीं लगाता म्यूचुअल फंड में, तो SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख करके वहाँ से जो रिटर्न होगा 10 लाख में लगभग 5,000 रुपये पर मंथ SBI स्मॉल कैप में जाने देता। अगर मेरे पास SIP भी हो तो वन टाइम को भी स्मॉल कैप में ही लगाते और SIP भी स्मॉल कैप में जाता। इससे क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सब कुछ बात इसी पे है। कोई रिस्क कितना ले सकते हैं, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं या कम लेना है। कम लेना है तो शॉर्ट टर्म फंड में रख करके धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में जाना है। ज़्यादा ले सकते हैं तो सारा स्मॉल कैप में रख सकते हैं। किसके पास कितना पैसा है उस बात पे निर्भर करता है। और दूसरा है कि ग्रोथ चाहिए या मूलधन को सेफ बचाना है। एक आदमी होता है कि नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ग्रोथ पे मेरा फोकस रहेगा। और दूसरा है कि नहीं मूलधन मेरा कम नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म फंड में या स्मॉल कैप में जाएंगे, उस तरह देख सकते हैं। यहाँ जो मैं प्रेजेंटली अभी टॉपअप किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो है 50,000 का वन टाइम SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 में और 70,000 का मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप में। ये 2 टॉपअप मैंने काफ़ी समय के बाद किया है। और SIP भी 10,000 का 5 स्मॉल कैप में जा रहा है। सर फ्रैंकलिन मल्टी कैप में 5,000 का SIP चल रहा है, निगेटिव है, क्या करें? कंटिन्यू करना है। अभी जो 2-3 साल में किए होंगे जरूर निगेटिव दिख रहा होगा। अगर आप पहले से किए होते 10-15 साल से, तो बीच में कभी भी निगेटिव दिखा होगा, लेकिन आज सारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा। तो ये ऊपर नीचे होगा, आपको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सर मैं फौज में हूँ, 10 साल बाद पेंशन जाना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या प्लान होगा? यदि देखिए अभी आप 15-20 साल में फौज से निकलते हैं तो कोई ना कोई और नौकरी करते ही हैं, तो आपके पास 10 साल टाइम है, तो सारे को सारे और आप SIP ही करेंगे, वन टाइम करेंगे नहीं। तो SIP आपको जो जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, आप AUM चेक कर लीजिए यहाँ से, AUM वाइज जा करके StarSIP.in में AUM जिसका सबसे ज़्यादा है वो फंड ऊपर आ गया 57,000 करोड़। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इसी तरह SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप, इसमें आप SIP कर देंगे। प्लस अगर आप वन टाइम पैसा निकालते हैं और अभी 10 साल का टाइम है, तो उसको SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख करके वहाँ से धीरे धीरे करके SBI स्मॉल कैप में जाएंगे, वो पैसा सुरक्षित रहेगा और बढ़ता हुआ पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में जाएगा। 10 साल काफ़ी अच्छा टाइम है। उसके बाद आप 10 साल के बाद जब फौज से निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा निकाल ही लेंगे, आप उस पैसे को कंटिन्यू भी रखेंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पिछले 1 साल से क्वांट स्मॉल कैप में 10,000 का SIP चल रहा है, क्या करूं, बंद करूं या कंटिन्यू करूं? 10,000 का ऐसे है तो इसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। 2,000 का क्वांट में, बाकी दूसरा जो स्मॉल कैप AUM जिसका ज़्यादा है उसमें आप डाइवर्सिफाइड करके जा सकते हैं। जितना पैसा गया है उसको भी रहने देना है, छेड़ना नहीं है, कम करके डाइवर्सिफाइड कर देंगे। क्या ये सही समय है लमसम करने का? बिल्कुल सही समय है, मैंने भी किया है, जरूर करना चाहिए। मेरे पापा रिटायर्ड पर्सन है और वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके SWP करना चाहते हैं, कौन से फंड में लगाना चाहिए जरा बताएं। अभी जो है मार्केट डाउन है, तो यहाँ पे देखा जाए SBI इक्विटी हाइब्रिड में अगर 5 लाख रुपए रख करके अगर 1 साल वेट कर सकते हैं तो 1 साल वेट करके SWP ले सकते हैं। इमीडिएट भी चाहें तो ले सकते हैं। 5 लाख रुपए रखा
और 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ लिया। पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड है कि 2015 से अब तक ऐसा 3-3 हज़ार रुपये लिया, तो टोटल 3,60,000 ले चुके हैं। और अभी जो है करंट वैल्यू 7,40,000 है, 10.51% का रिटर्न मिला है। तो यहाँ से आप 5 लाख लगा के 3,000 का शुरुआत कर सकते हैं। सर आप सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप खुद निप्पॉन के फार्मा फंड में इन्वेस्ट करके रखे हैं। निप्पॉन फार्मा फंड में मात्र 100 रुपया यहाँ पे लगा हुआ है, उस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि 100 रुपया भी होता है तो कोई ख़त्म नहीं होता है, भाग नहीं जाता है, डूब नहीं जाता। जैसे बैंकों में आप पैसा छोड़ देंगे 100-200 रुपया तो वो चार्ज में ही कट जाएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं कट रहा है। 135 रुपया भी दिख रहा है, रिडीम करूँगा तो 135 रुपया अकाउंट में आ जाएगा। वो जस्ट दिखाने के लिए है, मेरा सेक्टोरियल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही जाना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में स्विच कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा लंबे समय के लिए। SBI